लाइव स्टूडेंट्स लेट मी नो प्लीज आइदर द ऑडियो वीडियो क्लियर। लाइव में जो बच्चे एक बार रिप्लाई करिए और ऑडियो वीडियो क्लियर है ताकि मैं क्लास को आगे बढ़ा सकूं। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चों JIGL की, तो JIGL में आपको 3 बिजनेस लॉज पढ़ने हैं। वन इज अ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेकेंड वन इज अ सेल्स ऑफ गुड्स एंड थर्ड वन इज अ नेगोशिएबल। अगर हम फर्स्ट की बात करें दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट लॉ। अब मुद्दा ये उठता है कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है इसके कौन से एक्ट आए और उस एक्ट से ही आपके बाकी के एक्ट निकले हैं। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो इसका ईयर है 1872, नाम है पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अगर हम बात करें तो पहले सिर्फ एक ही एक्ट था जिसका नाम था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसी से आपके अगर कोई सामान खरीद या बेच रहा है तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो उसके जो प्रोविजंस थे सेल्स से कनेक्टेड प्रोविजन वो सेपरेट कर दिए गए इन द ईयर 1930 और तब से इसका नाम रखा गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। फिर पार्टनरशिप के प्रोविजन अलग किए 2 साल बाद, नाम रखा गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कुल मिला के मैं आपको क्या कहना चाहती हूं, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर की हिस्ट्री मैं आपको समझा रही हूं कि इस चैप्टर की हिस्ट्री क्या है। चैप्टर की हिस्ट्री ये है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिर्फ अकेला एक ऐसा एक्ट था जिस एक्ट से आपके बिजनेस करने के दौरान जितने भी आपके एग्रीमेंट से सब इससे रेगुलेट होते थे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा सेल्स एग्रीमेंट अलग कर दिए गए इन द ईयर 1930, नाम रखा गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। पार्टनरशिप के प्रोविजन अलग कर दिए गए, नाम रखा गया पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक 2 साल बाद आज की डेट की अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर हमें 2 तरीके की प्रोविजन पढ़ने हैं। एक तो जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट विच स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन नंबर 1 टिल सेक्शन नंबर 75, और हमें पढ़ने स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा बेलमेंट, आपने सुना होगा प्लेज, आपने सुना होगा इंडैमिनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी, आपने जरूर सुना होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी, आपने सुना होगा एजेंसी। ये कुछ स्पेशल तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और इनको स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कवर किया गया है। तो हम इस चैप्टर को 2 तरीके से पढ़ेंगे। एक होंगे आपके जनरल प्रोविजंस, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट किसे बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, कॉन्ट्रैक्ट कितने तरीके के होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेसिटी कितनी चाहिए। अगर मैं CS एग्जीक्यूटिव की बात करूं, ये चैप्टर बच्चों को CSEET में भी पढ़ाया जाता है, तो बच्चों के पास बेस रहता है। यहां हमारा ऑब्जेक्टिव है, इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्टिव है एक्सपर्टाइजेशन। लेकिन अब एज ए प्रोफेशन, एज ए CS प्रोफेशन थोड़ा सा समझते हैं, एज ए कंपनी सेक्रेटरी समझते हैं, एज ए लीगल प्रैक्टिशनर समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों पढ़ाया जाता है। अगर आप LLB करोगे तो उसमें 100 मार्क्स में आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक जनरल एक्ट है और किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट आप करोगे तो वहां पे आपको इसके प्रोविजन काम आएंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूं, सपोज करिए आप कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हो और ऐसी स्थिति में आप डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कर रहे हो या MD को अपॉइंट कर रहे हो, मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हो। अभी मैं चैप्टर पढ़ा नहीं रही हूं, मैं सिर्फ ये समझा रही हूं कि चैप्टर हमें क्यों पढ़ना है, ऐसे CS आपके सिलेबस में क्यों इंसर्ट किया गया है और इसका क्या इस्तेमाल होगा। तो हमने कहा कि कंपनी के अंदर MD को अपॉइंट करना है, तो कंपनी का और मैनेजिंग डायरेक्टर के बीच में एग्रीमेंट साइन होगा और एग्रीमेंट के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी। तो वो एक एग्रीमेंट मतलब वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है और उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस की नॉलेज होना जरूरी है। आप जब CS प्रोफेशनल में आओगे तो एक पेपर आपको पढ़ाया जाएगा ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस। जब आप ड्राफ्टिंग पढ़ोगे तो ड्राफ्टिंग में आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस बहुत ज्यादा पढ़ने हैं। मैंने तीनों लेवल पे आपको कनेक्ट किया। मैंने कहा इस एक्ट की शुरुआत CSEET से हुई, बच्चों को CSEET में कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पढ़ाया जाता है। आज आप CS एग्जीक्यूटिव में आ चुके हो, हम एडवांस पढ़ेंगे और जो आज आप पढ़ोगे इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन CS फाइनल में करना है। अब
अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होगा कि जब तक आपको लॉज की प्रोविजन नहीं होगी आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे, जैसे कि एज ए सीएस आपको जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट बनाना है। आप जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट बनाओगे तो इसका मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। जब तक आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की नॉलेज नहीं है आप जेवी एग्रीमेंट ड्राफ्ट नहीं कर सकते। कंपनी सेक्रेटरी का मुख्य रोल यही होता है, ड्राफ्टिंग में उनकी अच्छी पकड़ होती है, और ड्राफ्टिंग अच्छी करनी है तो प्रोविजन पे आपकी कमांड होना जरूरी है। बिना कमांड के ड्राफ्टिंग भी पॉसिबल नहीं है। तो यहां लास्ट टाइम आप पढ़ोगे और प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी फाइनल में करोगे। अगर यहां वीक रहा तो फाइनल में भी वीक रहेगा और एज ए प्रोफेशनल भी वीक रहेगा। तो इसीलिए हमें यहां प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी समझनी है। दूसरा एग्जाम्पल आपको देती हूं, अभी पढ़ा नहीं रही हूं, मैं फिर से समझा रही हूं। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूं। आज के डेट में अगर हम बात करें, अगर कंपनी से कोई व्यक्ति शेयर्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भेजता है, ठीक है, और शेयर फिर अलॉट करती है, तो कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इसका मतलब सबसे पहली चीज तो हमें यह पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए। क्या बोला मैंने? कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी। दूसरी बात सुनो, आपने किसी से प्रॉपर्टी खरीदी, जिससे प्रॉपर्टी खरीदी और जिसने प्रॉपर्टी खरीदी दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन होता है जिसे सेल डीड बोलते हैं। आपने जिससे प्रॉपर्टी खरीदी वो ड्रंकन पर्सन था और आपने उससे साइन करा लिए, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं होगा, ये इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नियम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी होता है जब एक व्यक्ति कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी रखता हो। क्या बोला मैंने? जब एक व्यक्ति कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी रखता हो, और कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी इज मेंशन इन सेक्शन नंबर 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आपको मल्टीपल जगह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस की एप्लीकेबिलिटी करनी है, चाहे कंपनी में कोई मेंबरशिप होल्ड कर रहा है। इवन बहुत छोटी सी बात बताती हूं, आप अभी जैसे सीएस एग्जीक्यूटिव क्रॉस करोगे तो सीएस फाइनल में पहुंचोगे और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने जाओगे अपने ट्रेनर के अंडर में, तो आपका और आपके ट्रेनर के बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप, और उसके अंदर तमाम चीजें मेंशन होंगी जो आपकी ट्रेनिंग को रेगुलेट करेंगी। आपको एक दिन में कितनी देर काम करना है, आपको मंथली स्टाइपेंड कितना मिलेगा, आपकी छुट्टियां कैसे होंगी, आप लीव कैसे ले सकते हो। ऑल राइट्स एंड ड्यूटीज आर मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप। आर यू गॉट द पॉइंट? जब भी कभी कोई भी काम किया जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक मुख्य रोल रहता है। इसीलिए एज अ सीएस स्टूडेंट, एज अ सीएस प्रोफेशनल, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे कमांड होना जरूरी है। अगली नॉलेज की बात सुनो, ये जो एक्ट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये आप बिजनेस, ये जो कॉमर्स के 3 बड़े कोर्स हैं, चाहे सीए, सीएस, सीएमए, तीनों लेवल पे पढ़ाया जाता है, तीनों लेवल पे पढ़ाया जाता है। इट मींस वहां ये बोला जाता है कि भाई साहब आप चाहे सीए प्रोफेशनल हो, सीएस प्रोफेशनल हो, सीएमए प्रोफेशनल हो, लेकिन आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि बिना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कोई भी काम हो ही नहीं सकता। क्लियर? यू ऑल क्लियर? अब हम अभी मैंने ये नहीं बताया कि कॉन्ट्रैक्ट किसे बोलते हैं, अभी सिर्फ मैंने ये बताया कि हमें क्यों पढ़ना है। तो अभी तो हम सारी चीजें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मुझसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ नहीं पढ़ के आए, तो उनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है ट्यूनिंग बनाने में, बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स में। तो ये आखिरी मौका है, क्योंकि फाइनल में मैं आपको प्रोविजन नहीं पढ़ा सकती, ये चीज समझिए। फाइनल में आपको इसी के बेसिस पर एप्लीकेबिलिटी करनी है, ड्राफ्ट करना है, रिजोल्यूशंस ड्राफ्ट करने हैं, एग्रीमेंट्स ड्राफ्ट करने हैं। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? अब सुनिए, सबसे पहले हम देखेंगे टोटल टॉपिक्स: एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, क्वांटम मेरिट, कंटिंजेंट, क्वाशी, बेलमेंट, प्लेज, ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट हमारा अंतिम टॉपिक होगा जिसपे हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अभी भी हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, अब हम चैप्टर के प्रोविजन स्टार्ट करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इतना बड़ा कोर्स कर रहे हो, बड़ा ही कोर्स है ये, तो पेशेंस बहुत चाहिए, और बहुत पेशेंसफुली, बहुत ही ज्यादा आपको तरीके से, सलीके से चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं, एक वर्ड होता है स्टैट्यूटरी, और स्टैट्यूटरी शब्द मुझे लगता है सभी को क्लियर होगा। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है विच इज मेंशन इन द स्टैट्यूट्स, और स्टैट्यूट शब्द का मतलब होता है अ रिटन इंटेंशन ऑफ पार्लियामेंट।
लॉ मेकर की रिटन इंटेंशन। तो यहां पर हम दो डेफिनेशन पढ़ेंगे, वन इज अ स्टैट्यूटरी डेफिनेशन और सेकंड वन इज अ जनरल डेफिनेशन। स्टैट्यूट्स में जब भी कभी कोई डेफिनेशन दी होती है तो वो सेक्शन में होती है, जब भी कभी जनरल डेफिनेशन पढ़ोगे तो वो स्टैट्यूट्स में मेंशन नहीं होगी। क्लियर हो रही है बात? मतलब जब भी कभी हम कोई स्टैट्यूटरी डेफिनेशन पढ़ते हैं किसी भी एक्ट में, स्टैट्यूटरी डेफिनेशंस जो होती है वो सेक्शन में डिफाइन होती है। जनरल डेफिनेशन का कोई सेक्शन नहीं होता क्योंकि वो स्टैट्यूट्स में लिखा नहीं होता है। क्या ये बात क्लियर होगी? अब जैसे कि हम यहां पे सबसे पहली पॉइंट की बात करें कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज H। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेक्शन 2 क्लॉज H में डिफाइन है। और मैं इसकी लॉजिक भी बताऊंगी कि 2H में कैसे डिफाइन किया, कॉन्ट्रैक्ट 2H में क्यों डिफाइन है ये भी बताऊंगी मैं। लॉ मेकर ने तो लिखा है, आप पढ़ने को घर भी पढ़ सकते हो, लेकिन हम जो पढ़ाते हैं वो लॉजिक से पढ़ाते हैं, रीजनिंग से पढ़ाते हैं। तो 2H तक आप कैसे पहुंचोगे ये भी जरा समझिए। सबसे पहले स्टार्टिंग होती है 2A से। किससे स्टार्टिंग होती है? 2A से। अब एक और चीज समझिए, जो हमारे कंपनी एक्ट के सेक्शंस हैं वो न्यूमेरिकल्स डिफाइन है। मैम कैसे? जैसे कि सेक्शन 2 क्लॉज 20, 21 वहां नंबर्स यूज किए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है हर एक्ट की डेफिनेशन में नंबर यूज हो। कुछ एक्ट की डेफिनेशन ऐसी हो सकती है जहां अल्फाबेट यूज होते हैं, जैसे कि आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देख रहे हो यहां अल्फाबेट्स यूज किए गए हैं। दूसरी चीज, ये एक्ट जो है हमारी आजादी से भी पहला एक्ट है, अंग्रेजों के टाइम का कानून है। एज इट इज बिजनेस लॉ में कोई बदलाव ना करते हुए हम एज इट इज बिजनेस लॉ अडॉप्ट किया और इसको एज इट इज पढ़ रहे हैं। इसका एक और नाम बोला जाता है, दैट इज मर्केंटाइल लॉज। मर्केंटाइल लॉज का ये पार्ट है। ये तमाम चीजें जो मैं बता रही हूं ये बुक में नहीं लिखी हुई है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज एनहेंस करने के लिए व्हाट इज रिटन इन द बुक वो आप पढ़ सकते हो, लेकिन जो मैं चीजें लिंक कर रही हूं वो एक लिंकिंग बना रही हूं। तो हमारे जो मर्केंटाइल लॉज है, मर्केंटाइल का मतलब होता है ट्रेड एंड कॉमर्स। जो बिजनेस को करने के लिए, व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए जो कानून होते हैं उसमें कई अलग अलग कानून है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये सारे कानून जो है हमारे मर्केंटाइल लॉ के पार्ट है। क्योंकि लॉ की ना अलग अलग ब्रांचेस होती है, क्रिमिनल अलग है, आपकी प्रॉपर्टी से कनेक्टेड अलग है और आपकी मर्केंटाइल अलग है, तो वो अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। तो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो मर्केंटाइल लॉज पढ़ रहे हैं। क्लियर? ऑल क्लियर? आगे देखिए। अब यहां पे तो स्टार्टिंग कॉन्ट्रैक्ट से हुई है और आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो डायरेक्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट नजर आ रहा है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट नहीं बनता। मैं इसका लॉजिक पहले आपको समझाऊंगी। कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं कि पहले होगा एग्रीमेंट। क्या होगा जरा बताना? एग्रीमेंट, और फिर वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। मतलब पहले इन्होंने कहा एग्रीमेंट होगा और एग्रीमेंट क्या होगा? एनफोर्सेबल बाय लॉ। लेकिन एग्रीमेंट से भी नहीं पढ़ सकते, हमारी स्टार्टिंग ऑफर से होती है। अब मेरी बात सुनना, सबसे पहले ऑफर आएगा और ऑफर में हमेशा दो पार्टी होती है, एक जो ऑफर देगा उसे बोलते हैं ऑफरर और जो ऑफर एक्सेप्ट करेगा उसे बोलेंगे ऑफरी। पेंसिल निकाल लेना, अपनी पेन निकाल के बैठना, क्योंकि जो मैं बोलती जाऊंगी वो लिंक करते जाना। तो हमने सबसे पहले क्या पॉइंट बोला कि ऑफर होगा, ऑफर के अंदर दो पार्टीज होंगी, एक होगा जो ऑफर देगा और दूसरा होगा जो ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। इट मींस ऑफरर एंड ऑफरी। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? अब जब हमने ऑफरर एंड ऑफरी की बात करी तो ऑफर भी कहीं ना कहीं डिफाइन होगा। तो ऑफर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2A। ऑफर जो डिफाइन किया गया वो सेक्शन 2A में डिफाइन किया। लेकिन अब दूसरी बात आती है कि जब कोई ऑफर दिया जाता है तो ऑफर के ऊपर एक्सेप्टेंस भी मिलती है, यस और नो। तो ऑफर जो है प्रॉमिस में तब्दील होता है, लेकिन प्रॉमिस में तब्दील कब होगा? प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू प्रॉमिस। तो फिर से समझिए, हमने कहा ऑफर होगा और ऑफर में कितनी पार्टी होंगी? दो, ऑफरर एंड ऑफरी।
ऑफर का दूसरा नाम भी है, ऑफर को प्रपोजल भी बोलते हैं। प्रपोजल और ऑफर दोनों एक ही बात है। तो उस पर एक्सेप्टेंस मिलेगी, एंड जब एक्सेप्टेंस मिलेगी तो वो प्रॉमिस में तब्दील होगा, अभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो सबसे पहले ऑफर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज ए, प्रॉमिस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज बी, ऑफर एंड ऑफर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज सी। मैंने आपको ऑफर दिया, आपने ऑफर एक्सेप्ट किया। अब जब आपको ऑफर दिया, जी आपकी जो क्लासेस है वो बड़े सस्ते रेट पे चल रही हैं, मैंने आपको ऑफर दिया, आपने कहा जी हमने एक्सेप्ट कर लिया, हमें तो आपसे पढ़ना है। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो अब अगला स्टेप क्या होगा अगर आप पढ़ना चाहते हो? बोलो भाई, आप पैसे दोगे तो नेक्स्ट क्या आएगा? कंसीडरेशन। तो इसका मतलब सबसे पहले ऑफर होगा, फिर प्रॉमिस होगी, और प्रॉमिस के बाद क्या आएगा? कंसीडरेशन। यस। अब ये बताइए 2C के बाद क्या आता है? 2D। तो कंसीडरेशन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2D। अभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं आया, कॉन्ट्रैक्ट बहुत बात की बात है। तो उसके बाद कंसीडरेशन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2D। कंसीडरेशन को बोला जाता है, ये आपका पास्ट के लिए हो सकता है, प्रेजेंट, फ्यूचर, वो तो खैर हम आगे पढ़ेंगे। अब कंसीडरेशन आ चुका है। कंसीडरेशन के बाद, कंसीडरेशन के बाद क्या आएगा? कौन बताएगा? सोच के बताइए, कंसीडरेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? टाइम दिया आपको, सोच के बताइए, क्योंकि देखिए यहां जो क्लास में जो बच्चे बैठे हैं वो, मुझे ऐसी उम्मीद है कि सभी बच्चे आपके पास आउट है CSEE, और आप कॉन्ट्रैक्ट पास करके यहां पहुंचे हो। कई बार कुछ बच्चे पता है क्या सोच सकते हैं, मैम एक बात बताओ, ये चैप्टर क्यों पढ़ा रही हो आप हमें? मैंने कहा क्यों? ये तो मैम हमें रट्टा पड़ा है। अच्छा, ये रट्टा पड़ा है। बताइए जल्दी से, कंसिडरेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? परफॉर्मेंस। और सोचिए दिमाग से। अब दोनों तरफ से प्रॉमिस नहीं होंगी, प्रॉमिस बाय वन पार्टी प्लस प्रॉमिस बाय अदर पार्टी, एग्रीमेंट। अब प्रॉमिस होगी, अब एग्री हुए हैं, पहले तो ऑफर आया था, प्रॉपर प्रपोजल पे एक्सेप्टेंस मिली थी, अब एग्री हुई है दोनों पार्टी, अब क्या होगा? एग्रीमेंट। डी के बाद क्या आता है? ई। और प्रॉमिस बाय वन पार्टी प्लस प्रॉमिस बाय अनदर पार्टी, दोनों वादे करेंगे, अब दोनों तरफ से वादे होंगे और एग्रीमेंट होगा। अगर ये एग्रीमेंट बिजनेस ट्रांजैक्शंस को लेके है, फिर से सुनिए, अगर ये एग्रीमेंट बिजनेस ट्रांजैक्शंस को लेकर है और लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है, अगर ये एग्रीमेंट, क्या बोला मैंने, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को लेके और लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है, तो एग्रीमेंट हो जाएगा एनफोर्सिएबल बाय लॉ एंड दैट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये एग्रीमेंट पार्टीज के बीच में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ माना जाएगा। लेकिन अगर ये लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर रहा तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा और इसे बोला जाएगा वॉइड एग्रीमेंट। इसका मतलब एग्रीमेंट कैसे बनता है? प्रॉमिस बाय वन पार्टी प्लस प्रॉमिस बाय अदर पार्टी। तो एग्रीमेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज ई। या तो ये वॉइड एग्रीमेंट होगा या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। वॉइड एग्रीमेंट कब होगा? अगर ये एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है तो क्या कहलाएगा? वॉइड एग्रीमेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2G। एफ नहीं है इसमें बीच में, एफ इज मिस, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस है। अगर ये एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ है देन इट बिकम्स contract, not enforceable is a void agreement and void agreement is defined under section 2G and contract is defined under section 2 clause H, जो हमें अब पढ़ना है। क्योंकि मैं सीधा कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ा सकती थी
और ये सारे चैप्टर के अंदर चीजें आएंगी। ऐसा नहीं है मैंने पढ़ा दिया, अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, अभी तो मैंने पहली लाइन पर ही हूं मैं, अभी मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है। पढ़ाने से पहले बच्चों को रूट मैप पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, कहां से शुरुआत होती है। डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट से कभी शुरुआत नहीं होती। तो बताइए जल्दी से, सबसे पहले क्या होता है? ऑफर। ऑफर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज ए एंड देयर आर टू पार्टीज, भाई और बहनों, ऑफरर एंड ऑफरी। उसके बाद ऑफर के ऊपर एक्सेप्टेंस बनती है, मिलती है, दैट बिकम्स अ प्रॉमिस एंड इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज बी। एंड उसके बाद ऑफरर एंड ऑफर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज सी। जो ऑफर देगा उसको बोलेंगे ऑफरर, जो ऑफर को एक्सेप्ट करेगा दैट बिकम्स ऑफरी। उसके बाद आएगा कंसीडरेशन, इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज डी। उसके बाद होगा एग्रीमेंट, इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज ई। या तो एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ होगा या एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं होगा। अगर एनफोर्सिबल बाय लॉ है तो दैट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट, और नॉट एनफोर्सिबल है तो वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट, बेटा लुटिया मत डुबो देना। वॉइड एग्रीमेंट, क्या बोला मैंने? वॉइड एग्रीमेंट। अब कई बार ऐसा लगता है मैम एग्रीमेंट बोल दो कॉन्ट्रैक्ट बोल दो एक ही तो बात है। भाई ये कानून है, इसमें बोल दो फांसी है सजा, एक ही तो बात है। मतलब एक तरफ तो फांसी है एक तरफ सजा है, कि उम्र कैद या फांसी दोनों एक ही तो बात है। एक है सजा हो भी सकती है और सजा नहीं भी हो सकती, दोनों का मतलब एक ही है। एक जगह लिखा है शाल, एक जगह लिखा है में। ये शब्द है, शब्द शब्द करे सब कोई, शब्द के मोल न भाव। एक शब्द मरहम करे और एक शब्द करे घाव। वाह वाह तो कर दो मैम। टाइम देख लो क्या हो गया मैम, आधा दिन निकल गया पढ़ते पढ़ते। ओहो, अब सुनो, अब मैं आपसे अगला पॉइंट पूछना चाहती हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बीकॉम पास आउट हैं, सब पास आउट बैठे हैं, फेल आउट तो कोई नहीं, सब पास आउट है। या तो CSEET पास आउट है या ग्रेजुएशन बच्चों ने कर रखी है। भाई 3 साल की डिग्री मिलती है, समझो बात को। मैं आपसे एक शब्द पूछना चाहती हूं, व्हाट डू यू मीन बाय द एनफोर्सिएबल? What do you mean by the enforceable? The word is used here, enforceable. What do you mean by the enforceable? It means force करने के able. ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिससे आपकी राइट और ड्यूटी क्रिएट होंगी, राइट्स और ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है, बट हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। सिर्फ वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि एनफोर्सिएबल बाय लॉ है। क्या बोला मैंने? जो क्या है? एनफोर्सिबल बाय लॉ। अगर एनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं है तो क्या है? आंसर आप दोगे, आवाज आनी चाहिए। अगर एनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं है तो क्या है? वॉइड एग्रीमेंट्स। ओके मैम, ऐसा कब हो सकता है? इज इट पॉसिबल? क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल। माइनर के साथ किया गया कोई भी एग्रीमेंट होगा वॉइड एग्रीमेंट, एंड ये होगा वॉइड ab initio, वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। आर यू गॉट द पॉइंट? तो इट मींस हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक ऐसे एग्रीमेंट है जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ है। ये तो याद रहेगा, सेक्शन याद रहेगा हमेशा हमेशा। तो वैसे तो देखो सी तो पहले आता है सीक्वेंस में, देखो ABC, लेकिन ये इसी तरीके से डिफाइन किया, इसीलिए ऑफर 2A में डिफाइन हुआ, क्योंकि सबसे पहले तो ऑफर ही होगा। तो कितने सेक्शन पढ़े जरा बताना एक बार सीक्वेंस में? सेक्शन 2A B C D E G H। अब याद रहेगा, एग्जामिनर को तो एक लाइन लिख दो एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 2H, वो वहीं खुश हो जाएगा, इंप्रेशन आ जाएगा उसमें कि यार इसको सेक्शन क्लॉज याद है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसमें आगे चलते हैं।
एनफोर्सिबल बाय लॉ का मीनिंग होता है कि अगर आपके कोई राइट है किसी एग्रीमेंट से और वो एक्सरसाइज नहीं हुए, सामने वाली पार्टी ने आपके राइट अफेक्ट किए, तो आप कोर्ट जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सपोज करिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपने कहा कि मैं आपको अपनी कार सेल करूंगा, मैंने कहा ठीक है, हमने आपस में एक एग्रीमेंट साइन किया, मैंने आपको प्रॉपर कंसिडरेशन दे दिया, पैसे दे दिए, लेकिन आपने मुझे गाड़ी नहीं दी, इट मींस आपने ब्रीच किया है, तो मेरे राइट अफेक्ट हो गए, क्योंकि मेरा राइट था कार लेना, आपकी ड्यूटी थी कार देना, मेरी ड्यूटी थी पैसे देना, आपकी ड्यूटी थी पैसे, आपका राइट था पैसे लेना। हम कह सकते हैं जो एक पार्टी का राइट है दूसरी पार्टी की ऑब्लिगेशंस है, और यही है एग्रीमेंट, यही है कॉन्ट्रैक्ट, जो दोनों पार्टी के राइट और क्या क्रिएट करते हैं, ऑब्लिगेशन बिटवीन पार्टीज इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। जनरल डेफिनेशन यही कहती है, जनरल डेफिनेशन यही कहती है, क्रिएट ऑब्लिगेशन बिटवीन पार्टीज, इट मींस दोनों पार्टीज के बीच में क्या क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्लिगेशन। और स्टैट्यूटरी डेफिनेशन कहती है ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा क्या है, एनफोर्सिएबल। ठीक है, तो क्रक्स में हमने समझा कॉन्ट्रैक्ट क्या, कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो चीजें होना जरूरी है, एक तो अग्रीमेंट और दूसरा एनफोर्सिएबल बाय लॉ। इट मींस इस एग्रीमेंट से जो हमारी ऑब्लिगेशन क्रिएट होंगी, हमारे अधिकार क्रिएट होंगे, अगर उनसे हमें वंचित किया जाता है तो हमारे पास अधिकार है, हम कोर्ट जाके अपने राइट को क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देती हूं और फिर रिप्लाई करना। पापा ने बेटे से कहा कि बेटा जी की हाँ बेटा एक बार सीएस एग्जीक्यूटिव निकाल दे तू, और जैसे तेरा सीएस एग्जीक्यूटिव पास होगा, फाइनल में क्लास लेने के लिए, फाइनल में ट्रेनिंग के लिए मैं तेरे को एक बाइक दिलवाऊंगा, हार्ले डेविडसन। बच्चा हो गया खुश, उसने जी जान लगा के पास किया, एग्जीक्यूटिव पास भी हो गया भगवान की दुआ से। अब अगले ही दिन पूरी क्लास में उसने बता रखा था मेरे पापा मुझे बाइक दिलवाएंगे, मेरे पापा मुझे बाइक दिलवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहे हैं, दिलवाई नहीं, उसे पहले ही पता। पापा ने बाइक दिलवाने से कर दी मना। अगले दिन रिजल्ट आया, 25 तारीख थी, बच्चा सीएस एग्जीक्यूटिव, बोथ ग्रुप पास। ताली बजाओ भाई साहब, बहुत बढ़ गया, बोथ ग्रुप पास हो गया। अब बोथ ग्रुप पास हो गए तो बच्चे की बाइक हो गई पक्की। अब उसने पापा से कहा कि पापा कि हाँ कि पापा मुझे ना बाइक दिलवा दो। बाइक कौन सी, कैसी? दिमाग खराब हो गया। पापा मुझे आपने वादा किया था ना बाइक दिलवाने का। पापा ने बच्चों क्या कहा, दिल तोड़ दिया उस बच्चे का। कहा रात गई बात गई और इस रात की सुबह नहीं। बच्चा हो गया मायूस। पहले तो अपनी वाली से बात करी, क्योंकि सबसे ज्यादा वादा उसी से ही किया था, इससे कनॉट प्लेस चलेंगे, इससे हम नोएडा जीआईपी चलेंगे, इससे हम गुड़गांव चलेंगे। किससे? वहां नहीं मिला कुछ भी। पहले अपनी वाली से फोन पे बात करी, फिर पापा वाली से बात करी और कहने लगे कि मम्मी कि हाँ अपने वाले को जरा समझाइए कि क्या हुआ, कि उन्होंने मुझसे वादा किया था और आप ही कहती हो वादा किया तो निभाना पड़ेगा, और वादा दिया तोड़, और मेरा तो दिल टूट गया। मेरी तो अगली लाइफ इसी पे डिपेंड है, आप समझो बात को। मेरा तो भविष्य डिपेंड है, आपकी तो शादी वादी सब हो गई, मेरा तो सब कुछ बाकी है अभी। और लड़का रोने लगा, मायूस हो गया। मम्मी ने एक चांटा मिला खींच के, भाई यहां से। अब और ज्यादा मायूस हो गया, कह रहा मैं तुम्हें सुबह मिलूंगा, वही मिलना मुझे। कि क्या? मैं तुम्हारे खिलाफ केस फाइल करूंगा कड़कड़डुमा कोर्ट में। भाई मम्मी के होश खराब हो गए। मम्मी ने एक बात बोली, ये तो वही कहावत पूरी हो गई, मेरी बिल्ली मेरे पैसे खर्च कर रहा है, मेरे खिलाफ केस फाइल कर रहा है कि करूंगा, आपने मेरे राइट अफेक्ट किए हैं। पता नहीं कौन सी कोचिंग में पढ़ के आया जो ऐसी बातें बोल रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ भाई बहनों, उसकी छोटी बहन इस क्लास में बैठी हुई थी सीएस एग्जीक्यूटिव में, उसने कहा भैया कि क्या अभी भी तमीज से पढ़ ले, एग्जीक्यूटिव में तूने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सही से नहीं पढ़ा। तो भैया ने पता क्या एक्सक्यूज दिया, क्वेश्चन ही नहीं आया था कॉन्ट्रैक्ट का, तो इसलिए मुझे आता ही नहीं, मैंने तो सिलेक्टेड पढ़ा था। अच्छा, पता चल जाएगा तुझे एज ए प्रोफेशनल। और मम्मी कहती है, मम्मी को बेटी कहती है मम्मी चिंता मत करो, ही इज नॉनसेंस पर्सन, इसको प्रोविजन की नॉलेज ही नहीं है। कि क्यों? कि क्योंकि ये एग्रीमेंट ऐसे हैं जो एनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं है भाई और बहनों, और ये चाहकर भी कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि ये एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, और डोमेस्टिक एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं होते हैं। क्लियर? या ऑल क्लियर?
यहां से एक और डिसाइडेड केस आता है, आगे चल के हम पढ़ेंगे, बाल्फो वर्सेस बाल्फो। इसमें ही बात डिसाइड हुई थी। नाम क्या बोला मैंने? बाल्फो वर्सेस बाल्फो। अब आप सोच रहे होंगे मैम अजीब सा नाम है भाई, अंग्रेजों का नाम है, लेकिन मैंने हिंदुओं से कनेक्ट कर दिया, हिंदी पिक्चर से कनेक्ट कर दिया। अगर आपने वो मूवी देखी है बाय डिफॉल्ट, एक मूवी है अंशुमन खुराना की बाली, देखिए आपने बाली मूवी? अच्छा, सारी कहानी उस पिक्चर की क्या है जरा सुनो। उस लड़के के सिर पे बाल नहीं होते। बाला है, बाला, 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 सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, बाला मूवी है। उस लड़के के सिर पे बाल नहीं होते, जैसे कि आजकल की जनरल प्रॉब्लम है लड़कों की है, तो उसके जो बाल है वो खत्म हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो वो बालों का एक जुगाड़ करता है, वो सिर पे वो विग वगैरह लगवा लेता है और उसको दिखा के वो हीरो लगता है, और उसे उतारते वो गंजा हो जाता है। तो भाइयों और बहनों, उसने अपनी पत्नी से, मतलब अपनी होने वाली पत्नी से बात डिस्क्लोज नहीं करी। हाँ हाँ हाँ, उसको एक्सपीरियंस अच्छा है। तो अब आगे चल के क्या होता है, सुनिए जरा, ध्यान दीजिए, आगे चल के क्या होता है, मैं क्रक्स में बता रही हूं आपको, आनंद ना लो पिक्चर का ज्यादा। लास्ट में होता है उसकी पत्नी को ये बात पता चल जाती है कि मेरा जो पति है वो गंजा है, और वो उसको छोड़कर चली जाती है। तो इसी से कनेक्टेड एक केस भी है जो मुझे याद करवाना था आपको, दैट इज द बाल्फो वर्सेस बाल्फर। तो बाला से बाल्फर याद रखना, बाला से कनेक्ट करके किसको याद रखना है? बाल्फो को। बाल्फर वर्सेस बाल्फर में भी कुछ इसी तरीके की घटना होती है। वहां पे हर महीने घर खर्च के लिए बाल्फर जो है अपनी पत्नी को पैसे भिजवाता है, लेकिन वहां पे क्या होता है कि वाइफ हस्बैंड के साथ चीटिंग करती है, और इस वजह से हस्बैंड उनको मंथली पेमेंट देना बंद कर देते हैं, और वाइफ जो है कोर्ट में चली जाती है और केस फाइल करती है। तो यहां पे कोर्ट ये कहती है कि सुनिए जरा, ध्यान दीजिए कि ये जो घरेलू मुद्दा है और इसके ऊपर हम यहां पे इस केस को एंटरटेन नहीं करेंगे। दिस इज नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ and these agreements are not enforceable by law. Reason is very clear, because this is a domestic agreements. So domestic agreements enforceable by law नहीं होते। यहां से एक बात निकल के आई बेटा, हम ये कह सकते हैं एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इसका मतलब एग्रीमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म एंड कॉन्ट्रैक्ट इज अ नैरोअर टर्म, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ वही होंगे जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होंगे, लेकिन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। क्लियर, ऑल क्लियर? चलिए जी, इट मींस आगे कहते हैं एनफोर्सेबल बाय लॉ इज इक्वल्स टू फोर्स करने के एबल। अब यहां पे इन्होंने कुछ अपनी बातचीत करी, इन्होंने कहा जी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है जनरल सिद्धांत है, जनरल प्रिंसिपल्स रूल्स गवर्निंग कॉन्ट्रैक्ट। एक्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वैसे टू पार्ट्स में नहीं था, मैंने हिस्ट्री में अभी बताया कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से सेल्स के भी प्रोविजन थे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आपके पार्टनरशिप के भी प्रोविजन थे। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर डीड साइलेंट होती है, प्लीज बेटा ध्यान दीजिए पीछे वाले बच्चे, अगर डीड साइलेंट होती है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, तो आप बहुत क्वेश्चन करके आए, इक्वल रेशियो में पार्टिसिपेट कर देते हो, प्रॉफिट्स को डिवाइड करते हो, तो उसमें पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल होता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप एक्ट में आज भी किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम आती है तो रेफरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लेना होता है, क्योंकि इसकी बैक हिस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। गॉट द पॉइंट? तो राइट नाउ आप देखोगे जनरल प्रिंसिपल्स स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन नंबर 1 टिल सेक्शन नंबर 75, एंड दूसरा हिस्सा है इसका स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट which start from section 124 and comes to end section number 238। अगर मैं आपको इसकी बैक हिस्ट्री नहीं बताती तो आप कभी भी लॉजिक नहीं लगा सकते कि बीच के सेक्शन कहां गए। तो बीच के सेक्शन तो चले गए कहां पर, किसके पास? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और साथ में पार्टनरशिप एक्ट। क्लियर, ये और क्लियर? यहां तक सब बच्चों को लॉजिक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। The definition indicate that contract consists two parts। फर्स्ट क्या होना चाहिए? फर्स्ट क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि ये एनफोर्सेबल होना चाहिए। हमने कहा बिल्कुल से बिल्कुल। सो कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स। जल्दी जल्दी बताओ। फर्स्ट वन इज अ एग्रीमेंट एंड सेकंड वन इज अ ऑब्लिगेशन एंड एनफोर्सेबल बाय लॉ।
अब इसमें एक एग्जांपल दिया, ए ओरली एग्री टू सप्लाई गुड्स टू बी एंड रिसीव पेमेंट, इट इज एन एग्रीमेंट, यस इट इज एन ओरल एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट की बात करेंगे, बताओ जल्दी कौन सा सेक्शन में डिफाइन है एग्रीमेंट? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर ई, क्योंकि हमने कैसे याद किया था, ए बी सी डी ई जी एच, याद रहेगा सबको? चलिए बहुत अच्छे। तो आपका एग्रीमेंट कैसे बनता है? प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, एंड प्रॉमिस बाय वन पार्टी प्लस प्रॉमिस बाय अनदर पार्टी। So every promise and every set of promise forming consideration for each other is an agreement. आगे बच्चों ऑब्लिगेशन की बताइए। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या? इज अ लीगल ड्यूटी टू डू और नॉट टू डू समथिंग। सेक्शन 2B में डिफाइन किया गया, 2B में ऑफर डिफाइन किया गया। ऑफर डिफाइन है। ऑफर का मतलब क्या होता है? जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने, सुनना जरा ध्यान से, ध्यान देना बेटा, और क्लास में चैप्टर को याद कर लो ताकि बात के लिए कुछ बचे ना। दो तरीके होते हैं, या तो हम सिलेबस करते जाते और छोड़ते जाते हैं, तो वो डबल बर्डन होता है। लेकिन जितना सिलेबस पढ़ते जा रहे हो उसको कैप्चर करते जाओ, बस यही एक फंडामेंटल है सीएस का, तो बर्डन क्रिएट नहीं होगा। तो हमने कहा 2B में ऑफर है नहीं, 2A में ऑफर है और 2B में हमारी जो है प्रॉमिस है। तो आप जरा ध्यान देना, अगर हम बात करें, पहले हमें ऑफर पता होना चाहिए क्या होता है। ऑफर के अंदर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने अपनी इच्छा को जाहिर करता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने अपनी इच्छा जाहिर करता है कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए। तो इस एक्ट और एब्जिस्टेंस को, क्या बोला मैंने? इस एक्ट और एब्जिस्टेंस, व्हाट आई मीन बाय द एब्जिस्टेंस? नॉट टू डू समथिंग। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं। मिस्टर ए ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था अपनी ऑब्लिगेशन के लिए, लेकिन उसने पूरी नहीं करी, ऑब्लिगेशन ब्रीच होगी। सामने वाली पार्टी ने कहा मैं तो केस फाइल करूंगा। तो वो बोलती है भाई केस फाइल मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूं 10,000 रुपए पे करूंगा, लेकिन तुम केस फाइल मत करना। तो यहां जो आप ऑफर दे रहे हो वो कैसा दे रहे हो? नॉट टू डू समथिंग, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, रोक लगाने के लिए, रोकने के लिए। तो इसका मतलब ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है और ऑफर नेगेटिव भी हो सकता है। आगे, वेयर पार्टीज हैव मेड बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट दे हैव क्रिएटेड राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बिटवीन देमसेल्फ। दोनों पार्टीज की ऑब्लिगेशन क्रिएट होती है। ऐसा नहीं है कि कभी भी किसी एग्रीमेंट से एक पार्टी की ऑब्लिगेशन क्रिएट हो, ऑब्लिगेशन दोनों पार्टी की होती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर कार को बेचने की बात हो रही है तो एक का राइट है कार देना, दूसरे का, एक का राइट है कार लेना, दूसरे की ऑब्लिगेशन है कार देना। एक का राइट है पैसे लेना तो दूसरी की ऑब्लिगेशन है पैसे देना। तो हमेशा ध्यान रखना, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट एंड ऑब्लिगेशन आर क्या होते हैं? को रिलेटिव। ए एग्री विद बी टू सेल हिज कार फॉर हाउ मच? 10,000 टू हिम। एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट पार्टी का जो राइट होता है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितनी पार्टी होती है? 2 पार्टी। फर्स्ट पार्टी का जो राइट है वो सेकंड पार्टी की क्या है? ऑब्लिगेशन। और जो सेकंड पार्टी का राइट है वो फर्स्ट पार्टी की क्या है? ऑब्लिगेशन। एग्जाम्पल दिया, इसमें एक एग्जाम्पल डाल रखा है, जरा देख लो। और अब ऐसा लगेगा आपको जैसे पूरा पूरा चैप्टर आपको लर्न होता जा रहा है, आपको ऐसे फील आ जाएगी। ए इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कार टू बी और बी राइट टू रिसीव द कार। तो यहां पे एक पार्टी की क्या थी? जल्दी जल्दी बताओ। ऑब्लिगेशन, और दूसरे का राइट था। इसी तरीके से दूसरी पार्टी की क्या है? ऑब्लिगेशन, और पहले पार्टी का क्या है? राइट, पैसे रिसीव करना। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? मे आई प्रोसीड? ओके, ये देखिए कुछ ऐसे एग्रीमेंट भी है यहां पर जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, और मैंने इसके ऊपर डाल रखा है, यहां से एग्जाम में केस स्टडीज आ जाती हैं। जरूरी नहीं है हर एक एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बताइए, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स। डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स ऐसे एग्रीमेंट है जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। एग्रीमेंट रिलेटिंग टू सोशल मैटर्स, क्या बोला यहां पे इन्होंने? एग्रीमेंट रिलेटिंग टू सोशल मैटर्स। जैसे कि आपने किसी से एग्रीमेंट किया शाम को मूवी देखने जाएंगे, और पहले तो एग्रीमेंट कर लिया और फिर मना कर दिया, तो वो क्या तुम्हें केस फाइल कर देगी तुम्हारे अगेंस्ट? आंसर इज नो। एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 पर्सन टू गो टुगेदर टू द सिनेमा और फॉर अ वॉक डज नॉट क्रिएट व्हाट? फिर तो सब कोर्ट में ही रहते। तो इसका मतलब वहां पे क्या क्रिएट नहीं हो रही?
legal obligation. Similarly, if I promise to take you for a dinner and break that promise, I do not expect to be liable for legal penalties. अगर आपसे किसी ने वादा किया कि शाम को डिनर पे जाएंगे रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में और आपको कोई नहीं लेके जाता, या आपके पापा ने बोला आज शाम को डिनर पे चलेंगे, बस आप तो टाइम देख रहे हो क्या टाइम हो गया, पापा का इंतजार नहीं है, डिनर का इंतजार है आज तो फिलहाल, पापा आएंगे डिनर पर लेके जाएंगे, शाम को आपने कहा आई एम गेटिंग सो फेड अप, प्लीज सो जाइए, कैसा लगता है भाई साहब? दिल टूट जाता है। जैसे कई बार घर वाले बचपन में आप जब छोटे छोटे होंगे, अभी तो आपको फीलिंग ही नहीं आती, अब तो फीलिंग लेस हो गया, आप फीलिंग खत्म आपकी। हाँ ये कह रहा आप तो खुद ही करा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो मेरी बात, पहले जब छोटे छोटे बच्चे होंगे आप, तो कई बार आपके पापा मम्मी ऐसे बोलते होंगे हम वहां घूमने चलेंगे या हम मामा के घर जाएंगे, तो जैसे ऐसी अचानक से जब बोलते तो बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं, पर उनका एक्साइटमेंट वहां खराब हो जाता है जब बाद में आके क्या बोलते आज नहीं फिर चलेंगे। ऐसा मन करता है कि पता नहीं क्या कर ले, लेकिन कर कुछ भी नहीं सकते, और ज्यादा चिक चिक करते हो तो एक चाटा पड़ जाता है, तो फिर अपने आप हीरो बन जाते हो आप। तो इसीलिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर कोई डिनर पे ले जाने का वादा कर रहे हो, डिनर पे नहीं जा पा रहे, तो इसका मतलब वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, याद हो गया आपको ये पहले से ही। डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, बताइए भैया जी, पति और पत्नी के बीच में किया गया एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा? बस फिर तो हो गया था काम। कोर्ट ओवरबर्डन तो है, महा ओवरबर्डन हो जाती, क्योंकि हर रोज वादा होता है, हर रोज टूटता है, हर रोज वादा होता है, हर रोज टूटता है। तो ये केस कौन सा था जरा बताना? बाल्फो वर्सेस बाल्फो। नाम इसलिए ऐसा है क्योंकि भाई साहब इंग्लैंड का केस है, इंग्लैंड का, और हमने इसे हिंदी सिनेमा से कनेक्ट कर दिया। यही तो काम है हमारा, यही काम है बेसिकली, चीजों को लिंकिंग करके बच्चों के दिमाग में सेट करना। क्योंकि पहले पुराने टाइम के बच्चे थे पढ़ने वाले, अब बच्चे ज्यादातर है रटने वाले, मैडम जुगाड़ करा दे बस पास होने का, उनसे अच्छा कोई नहीं, और याद भी हो जाए और दिमाग पे जोर भी ना पड़े तो उससे भी अच्छा कोई नहीं। लेकिन फिर भी आज के डेट में बच्चों को खुश करना भाई साहब चांद तारे तोड़कर लाना है जमीन पर। पहले कोई हमें ऐसे पढ़ा देता ना, हम तो उन्हें सुबह शाम बोलते गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग ही बोलते रहते, आफ्टरनून करते ही नहीं। लेकिन अब बच्चों को सेक्शन पढ़ा दो, सब सेक्शन पढ़ा दो, क्रक्स बनवा दो, सब लर्न करवा दो, फिर भी बच्चे पता है क्या बोलते हैं? बताइए क्या? ये दिल मांगे, ये दिल क्या मांगे? एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई। चलिए क्या बोल रहा है पीछे वाला भाई? कहकू कुछ नहीं रहा, 1-2 साल पढ़ लो, उसके बाद तो फिर कहानी खराब हो जाएगी। पढ़ लीजिए, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, सुनिए ध्यान दीजिए। डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज डिसाइडेड इन अ इंग्लैंड डिसाइडेड केस, दैट इज बाल्फो वर्सेस बाल्फर। पढ़े जरा इस केस को, क्या है? Husband working in Cyclone had agreed in writing to pay a housekeeping allowances to his wife, which is living in England. On receiving information that she was unfaithful to him, he stopped to allowance. Held he was entitled to do so. This was mere means hota है only. This was mere a domestic agreement with no intention to create legally binding relation. Therefore, there was no contract. समझ आया? कितनी अच्छी इंग्लिश थी। इसमें कहा पति जो है काम करता था, उसने वाइफ को वादा किया था डोमेस्टिक खर्चे देने के लिए, लेकिन बाद में उन्हें जब पता चला स्थिति खराब है तो उन्होंने पैसे देने बंद कर दिए। वाइफ कोर्ट पहुंच गई, कोर्ट ने कहा ये वाला केस एंटरटेन नहीं होगा क्योंकि ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। और ये डिसाइडेड केसेस के ऊपर आपके एग्जाम में केस स्टडी आ सकती है, भूलोगे तो नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमने डिस्कशन किया उससे कुछ बातें हमारे सामने निकल के आई। पहला पॉइंट, जब भी कभी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या क्रिएट होंगी? लीगल रिलेशनशिप। जितना अच्छा जेआईजीएल यहां पे पढ़ोगे, क्योंकि मैं ड्राफ्टिंग भी पढ़ाती हूं बेटा, तो मुझे पता है वहां पे क्या इंपॉर्टेंस है। जितनी अच्छा जेआईजीएल आपका होगा उतनी आसानी से ड्राफ्टिंग पास कर लोगे, उतनी जल्दी ड्राफ्टिंग पास आपको फीलिंग ही ऐसी आएगी जैसे आप जेआईजीएल पढ़ रहे हो। इट्स अ मिक्सचर ऑफ जेआईजीएल प्लस कंपनी लॉ। समझ में आई मेरी बात? क्योंकि वहां एग्रीमेंट्स ड्राफ्ट करने हैं, एग्रीमेंट ड्राफ्ट करने तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, टॉपा की नॉलेज होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, कंपनीज एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। तो इट्स अ कंप्लीट मिक्सचर ऑफ जेआईजीएल एंड कंपनी एक्ट इज नोन एज ड्राफ्टिंग। वेरी सिंपल, बस एक बार किसी भी तरीके से कुछ भी करके, पूजा करके, भगवान की अर्चना करके, मेहनत करके
वहां तक पहुंच जाओ, और मैं तो चाहती हूं आप सब बच्चे कहां पहुंच जाओ, फाइनल में। मेरा फाइनेंशियल स्टेक है बच्चों, ताकि आप मुझसे ही पढ़ो। आगे देखिए, सुनो ध्यान दीजिए। एक्चुअली इससे ना एक ट्यूनिंग भी बनती है। ट्यूनिंग ये बनती है कि जब हम चीजें क्लियर करते हैं, अब जैसे कि हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं, वही चीज ड्राफ्टिंग में पढ़ानी है, तो आधा स्ट्रेस तो वैसे ही कम हो जाता है, क्योंकि बच्चे को चीजें याद आने लगती है। तो इसीलिए सिर्फ आप मुझसे ही पढ़ना। आगे चलते हैं, सुनिए ध्यान दीजिए, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। आगे आ जाओ बेटा। एग्रीमेंट इज द जीनियस ऑफ विच कॉन्ट्रैक्ट इज स्पीसी एंड देयरफॉर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। मैंने क्या बोला जरा बताना। हम ये बात पहले ही कवर कर चुके हैं। हमने कहा सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, परंतु सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं। क्लियर, ऑल क्लियर? चलिए जी। सो लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? एग्रीमेंट होना चाहिए प्लस क्या? एनफोर्सिबल बाय लॉ। मतलब एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें कुछ पॉइंट समझते हैं। मैं कह सकती हूं एग्रीमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म एंड कॉन्ट्रैक्ट इज अ नैरोअर टर्म। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए ये भी यही कहता है, एग्रीमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म एंड कॉन्ट्रैक्ट इज अ नैरोअर टर्म। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? चलिए जी, यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? एक बार फटाफट से फास्ट ट्रैक मैनर में जल्दी जल्दी रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं, फटाफट से, जल्दी जल्दी। हाँ जी बच्चों, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज। आपकी तरफ से मुझे आवाज आनी चाहिए और फीलिंग आनी चाहिए, मैं सुबह के 9 बजे पढ़ा रही हूं, फील करो। सो कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज। आवाज नहीं, जोर से बोलिए, सेक्शन 2 क्लॉज। ओके, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबल बाय, अनफोर्सिबल बाय मतलब फोर्स करने के क्या है? एबल है। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हमें 2 पार्ट पढ़ने हैं। एक पार्ट है बेसिक कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा हमारा स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर हमें पढ़ना है इंडैमिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी। ओके, उसी के साथ साथ हमने कहा आगे इसमें देखा कि इसके 2 एलिमेंट्स होते हैं, वन इज एग्रीमेंट, सेकंड वन इज एनफोर्सिबल बाय, फोर्स करने के एबल। फिर हमने कहा जी एग्रीमेंट कैसे बनता है? हमने कहा जी एग्रीमेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज। आवाज आनी चाहिए, जोर से बोलिए, सेक्शन 2 क्लॉज। एग्रीमेंट इज इक्वल्स टू प्रॉमिस बाय वन पार्टी प्लस प्रॉमिस बाय अदर पार्टी। बहुत बढ़िया। ऑब्लिगेशन क्या एक तरफ से होती है, दोनों तरफ से होती है? जोर से बोलिए, एक तरफ से, दोनों तरफ से। जो एक पार्टी का राइट है वो दूसरी पार्टी की क्या है? और जो सेकंड पार्टी का राइट है वो फर्स्ट पार्टी की क्या है? कार देना इज अ राइट ऑफ वन पार्टी एंड कार लेना, कार देना इज अ ऑब्लिगेशन ऑफ वन पार्टी एंड कार लेना इज अ राइट ऑफ सेकंड पार्टी। पैसा देना इज ऑब्लिगेशन ऑफ, पैसा देना इज ऑब्लिगेशन ऑफ सेलर एंड पैसा लेना, सॉरी उल्टा बोल दिया, पैसा देना इज अ राइट, सॉरी पैसा देना इज अ ऑब्लिगेशन ऑफ वन पार्टी एंड पैसा लेना इज ऑब्लिगेशन ऑफ सेकंड पार्टी। इतने कर लेते हैं बस, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एग्रीमेंट विच आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे एग्रीमेंट्स जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ, एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सिबल बाय सोशल मैटर्स और डोमेस्टिक। डोमेस्टिक एग्रीमेंट का डिसाइडेड केस बताइए, बाल्फो वर्सेस बाल्फो। बहुत ही अच्छे, आगे बढ़ते हुए हमने कहा इससे कुछ पॉइंट निकल के आए। क्रिएट करेगा क्या? लीगल रिलेशनशिप, क्रिएट ऑब्लिगेशंस एंड कॉन्ट्रैक्ट इज नैरोअर टर्म, एग्रीमेंट इज अ, all contracts are agreement, all contracts are agreement but all agreements are not contract। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया? चलिए जी, अब हम यहां पे कुछ और चीजें पढ़ेंगे। इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो पढ़ेंगे इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज गिवन इन सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 के अंदर है, सेक्शन 10। और देखो, अगर ये एलिमेंट्स किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर ये एलिमेंट किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट है तो वो क्या बन जाता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और इसके पॉइंट क्या है? इसका एक क्रक्स है बड़ा छोटा सा, बस आपको यही याद करना है, छोटा सा क्रक्स है, और वो क्या है बच्चों?
दैट इज द 3C3LFA। क्या बोला मैंने, जरा बताना। 3C3LFA। आप बस ये याद कर लीजिए, ऑटोमेटिक आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट के सारे एलिमेंट्स याद हो जाएंगे। अच्छा, सारे पॉइंट्स अगर अवेलेबल होंगे, सारे एलिमेंट्स अगर कॉन्ट्रैक्ट में होंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और सेक्शन याद करने की ट्रिक, काम हो जाएगा टन टना टन। क्या बोला मैंने, काम हो जाएगा टन टना टन। अब एक बात और सुनिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे सेक्शन याद नहीं करने, 3 ऐसे सेक्शन है जो इंपॉर्टेंट है और जगह जगह आपको काम आएंगे, और तीनों सेक्शन आपको मैं याद कराती हूं। पहला सेक्शन नंबर 10 है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दूसरा सेक्शन नंबर 11 है जिसके अंदर कैपेसिटी है, और तीसरा सेक्शन 25 है। फिर से सुन लीजिए, मैं आपसे ये कह रही हूं, कंपनी एक्ट के तो चाहे 470 सेक्शन याद कर लो, 470 सेक्शंस याद कर लो, बट नो नीड टू लर्न ऑल द सेक्शंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। द रीजन इज वेरी क्लियर, क्योंकि इसमें आपको एक्सपर्टाइजेशन नहीं करनी, आपको जनरल प्रोविजंस की जनरल नॉलेज होनी चाहिए, नॉट बिकम द एक्सपर्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बट यू आर अवेयर अबाउट द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। दैट्स व्हाई 3 सेक्शंस आर मोर इंपॉर्टेंट, जहां आपको सेक्शन से याद होना चाहिए, क्योंकि सेक्शन नंबर 11 एक ऐसा है जो जगह जगह आपका इस्तेमाल होगा जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करोगे। सेक्शन 11 के अंदर कैपेसिटी है। सेक्शन 25 क्या कहता है कि अगर कोई कंसीडरेशन नहीं है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। एक बात कहां लिखी हुई है, सेक्शन नंबर 25 के अंदर, अगर कोई कंसीडरेशन नहीं है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। तो ये 3 ऐसे सेक्शन है जो मैंने कहा आप याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा। और मैं याद भी करा रही हूं सेक्शन 10 का मतलब क्या है, काम क्या हो जाएगा, टन टना टन। तो ये क्या हो गया, सेक्शन नंबर 10। सेक्शन 11 में क्या है, कैपेसिटी। सेक्शन 25 क्या कहता है, इफ देयर इज नो कंसिडरेशन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। चलो जी बच्चों, अब यहां पे जरा समझते हैं। पहले 3C समझेंगे। 3C में फर्स्ट C है कंसेंशस एड आइटम। फर्स्ट C इज कंसेंशस एड आइटम, second C is a capacity of a party, third C is a certainty। फिर से सुनते हैं, समझते हैं। फर्स्ट C is a consensus ad item, second C is a capacity of a party and third C is a certainty। तो पहले फर्स्ट C को जरा समझते हैं। क्या आपने आज से पहले कंसेंशस एड आइटम सुना है वर्ड, कंसेंशस एड आइटम क्या मतलब होता है? कंसेंशस एड आइटम का मतलब मीटिंग ऑफ माइंड। मीटिंग ऑफ माइंड मतलब सेम, हाँ बिल्कुल, इसका मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड का मतलब है बोथ पार्टी आर एग्री फॉर सेम थिंग इन द सेम सेंस एंड इन अ सेम टाइम। ये लेटिन वर्ड है, तो पहले इसी का एनालिसिस करते हैं। अब जब हम इसका एनालिसिस करेंगे तो मुझे एक बात बताइए, सेम थिंग सेम सेंस सेम टाइम का मतलब क्या है? एक एग्जांपल देती हूं। मान के चलिए आप कार सेल करना चाहते हो और सामने वाली पार्टी बाय करना चाहती है, क्या कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा? नहीं। क्यों? हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? हो पाएगा, क्योंकि आप सेल कर रहे हो और सामने वाली पार्टी बाय कर रही है। इसका मतलब आपकी क्या मैच हो गई? सेम थिंग मैच हुई, सेम थिंग मैच हुई है, सेम सेंस मैच हुई है। मम्मी, सेम सेंस क्या मैच हुई है? सेम सेंस। आप इस साल सेल करना चाहते हो, वो अगले साल बाय करना चाहता है, क्या कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा? नहीं। क्यों? क्या मिस है? सेम टाइम मिस है। ठीक है बच्चों, उसी के साथ साथ नेक्स्ट, वो आप खरीदना चाह रहे हो, वो बाय करना चाह रही है, तो हमने क्लियर कर लिया सेम टाइम सेम सेंस। और तीसरा पॉइंट क्या था? सेम थिंग। वो अपनी थार बेचना चाहता है, आप स्कॉर्पियो खरीदना चाहते हो, कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा? क्यों? क्योंकि सेम थिंग मिस है। तो मीटिंग ऑफ माइंड में 3 चीजें आती हैं, क्या क्या? सेम टाइम, सेम थिंग, सेम सेंस। तो सेम इज कॉमन, थिंक, सेंस, टाइम। तो मतलब अगर हमें कंसेंशस एड आइटम को एक लाइन में लिखना हो, एक लाइन सिंगल लाइन में अगर हमें कभी याद करना हो कंसेंशस एड आइटम, तो हम क्या बोल सकते हैं? कंसेंशस एड आइटम को अगर हम एक लाइन में समझे तो हम क्या बोल सकते हैं? पहली बात तो ये लेटिन वर्ड है, पहली बात तो ये लेटिन शब्द है। इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग है मीटिंग ऑफ माइंड।
मीटिंग ऑफ माइंड। और मीटिंग ऑफ माइंड का मतलब क्या है? बोथ पार्टी आर एग्री फॉर सेम थिंग, in a same sense and same time। सेम थिंग, सेम सेंस, सेम टाइम। सो अगर हम इसका एक बेबी क्रक्स समझे तो हम क्या बोल सकते हैं? अगर हम इसका एक बेबी क्रक्स समझे तो क्या बोल सकते हैं? इसका मतलब सेम इज कॉमन, ये तो कॉमन हो गया। इसमें तीन चीजें आ जाती हैं, थिंग, सेंस, टाइम। थिंग, सेंस, टाइम, तीन चीजें कवर है। सेम थिंग, सेम सेंस, सेम टाइम। और ये लेटिन शब्द है, लेटिन वर्ड है। इंग्लिश में इसे मीटिंग ऑफ माइंड भी बोलते हैं। हाँ जी बच्चों, नो टॉकिंग, प्लीज कीप क्वाइट। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। सेकंड सी बच्चों हमारा कैपेसिटी ऑफ अ पार्टी है। अगर सेकंड सी की बात करें, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ अ पार्टी। कैपेसिटी ऑफ पार्टी से हम क्या समझते हैं? व्हाट डू मीन बाय द कैपेसिटी ऑफ अ पार्टी? क्या हो सकता है कैपेसिटी ऑफ अ पार्टी? ये पूरा सेक्शन नंबर 11 में डिस्कशन होगा इसका। मैंने आपको पहले भी बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहां पर है? सेक्शन नंबर 11, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ अ पार्टी। हर व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। एवरी पर्सन इज नॉट कैपेबल इनटू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। सिर्फ वही व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जो तीन कंडीशन पूरी करता है। पहला, साउंड माइंड, मेजर, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। मेजर का मतलब है आपने 18 वर्ष पूरे कर लिए हो, लेकिन दो एक्सेप्शन मेजॉरिटी एक्ट के अंदर ऐसे दिए गए हैं जहां पे बोला गया कि अगर 21 साल तक उनको माइनर ट्रीट होता है। जहां गार्जियनशिप में प्रॉपर्टी या पर्सन आता है तो उसमें 21 साल तक भी माइनर बोलते हैं, क्योंकि माइनर के साथ है एक्ट। कानून माइनर की प्रोटेक्शन करता है क्योंकि अभी वो माइनर है, छोटा है। उसी के साथ साथ दूसरा आता है इसमें साउंड माइंड। व्हाट डू मीन बाय द साउंड माइंड? साउंड माइंड का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस को समझ सके और उससे होने वाले फायदे और नुकसान भी समझ सके। वैसे तो प्रिज्यूम किया जाता है हर व्यक्ति साउंड माइंड है, लेकिन तीन अलग अलग तरीके की अनसाउंडनेस दी गई है, लूनेटिक, इडियट और ड्रंकन। ड्रंकन वो व्यक्ति होता है जिसने सेवन कर रखा है, जैसे कि सुल्फा, गांजा, विस्की, वाइन, हीरोइन या कोकीन जैसा नशीला पदार्थ। अब प्लीज आप हीरोइन का मतलब ये मत सोचना कि कैटरीना कैफ खा रखी है। हीरोइन इज अ नशीला पदार्थ। ऐसे कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन कर रखा है
तो वह व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य नहीं है. दैट पर्सन इज नॉट कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. अ सेपरेट चैप्टर अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इसका अपने आप में एक सेपरेट चैप्टर इस यूनिट के अंदर जो हम पढ़ेंगे. और आप समझिए जरा बात को, प्रैक्टिकली समझते हैं इस बात को, जरा प्रूव करते हैं. मिस्टर ए है और उसने भाई साहब शाम के टाइम ड्रिंक कर रखी है और उसके पास एक फ्लैट है, उसकी कीमत 1 करोड़ है. दोस्त से कहने लगा, दोस्त आज तो तू दिल भी मांगेगा ना, दिल भी दे दूंगा. दोस्त ने कहा, दिल का तो मैं करूंगा क्या, मेरे से अपना ही नहीं संभल रहा, तू फ्लैट दे दे कि मांग तू जो तुझे मांगना है. कि आपने देखा होगा ना, कहानी पढ़ते हैं वरदान मांगते हैं कि वरदान मांगो, क्या मांगना है. तो ऐसे वो ड्रंकन व्यक्ति है. ड्रंकन आप जानते ही हो, इंग्लिश बोलता है, फारसी बोलता है, फ्रेंच बोलता है, ऐसी ऐसी चीजें, बस मुस्कुराता रहता है. देखा होगा आपने किसी ड्रंकन पर्सन को, आप उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछो अननेसेसरी. आपको अगर कोई शाम के टाइम व्यक्ति ज्यादा हंसता हुआ नजर आए तो प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि भाई ये होश हवास में नहीं है, इसने तो आज पी लिया, मतलब बात मान लीजिए. आप तो खैर बहुत मासूम बच्चे हो. अब सुनिए आगे, छोटे बच्चे हो, अभी बहुत ही छोटे बच्चे हो और आप छोटे ही रहो तो ज्यादा अच्छा है. आगे सुनो मेरी बात, अगले पॉइंट की बात सुनो. आप मजे बहुत लेते हो. अगली बात सुनिए. अब दोस्त ने कहा कि दोस्त ये जो फ्लैट है ना, तू मुझे दे दे, मुझे बहुत जरूरत है. कि तू ले ले. कि कितने रुपए में, यार मेरे पास पैसे का बजट नहीं है. अरे तू टेंशन ना ले यार, 20 लाख में तेरा फ्लैट. रात को वादा कर दिया और उसने सेल डीड में साइन भी करा लिया. सुबह हुई. अब उसके दोस्त ने कहा, फ्लैट को कर दो जी खाली. कि क्यों, ये तो यार रात तूने साइन नहीं कर दी, बेच दिया फ्लैट. पागल हो गया तू, रात में कौन सी स्थिति में था तुझे पता नहीं है. रात को तो तुम मेरे से कुछ भी मांगते, मैं सब कुछ दे देता. क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? नहीं है. क्यों? क्योंकि उसके पास कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट करने की नहीं थी. कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होना बेहद जरूरी है. छोटे बच्चे से कितने मासूम होते छोटे बच्चे. छोटे बच्चे से कुछ भी पूछ लो, घर की सारी बातें बता देते हैं. जैसे जनरली बुआ जी आती है, पूछती है, बेटा मेरे बारे में क्या क्या बातें चलती है बताना जरा. एक चॉकलेट में सारी बात सच बता देगा. मासूमियत है उनकी. कोई भी कुछ भी पूछ लेता है वो सब बता देते हैं और सच सच बोलते हैं. पर अब तो खैर छोटे बच्चे भी तेज हो गए हैं, लेकिन ज्यादातर सच्चाई बताते हैं, वो सच बात बताते हैं. जैसे एक बार की कहानी आपको सुनाती हूँ. एक छोटा बच्चा था हमारे घर में, हमारी मतलब किसी और के घर में एक छोटा बच्चा था. अब क्या हुआ कि बहुत पहले की बात बता रही हूँ, आज की बात नहीं बता रही, बहुत पहले की बात बता रही हूँ, बहुत पहले की, समझ जाओ आप. अब वो छोटा बच्चा बड़ा तेज था. अब वहां पे एक पुलिस आई तो पुलिस ने पिस्टल लगा रखी थी. तो बच्चा बोलता है, अंकल कि हाँ, कि जैसी पिस्टल ये पिस्टल आपकी बहुत अच्छी है. कि हाँ बहुत अच्छी है. कि जैसी आपके पास है ऐसी मेरे पापा के पास भी है. कि हाँ. कि कहाँ पे रखी है? कि वहां पर रखी है, चलो मैं बताता हूं. तो बच्चे इतने मासूम होते हैं कि वो सब बता देते हैं, बहुत मासूम होते हैं, जानते ही हो आप. तो मासूमियत के तहत आप उनसे कोई भी क्या करा सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हो और उनकी मासूमियत का फायदा उठा सकते हो. जैसे आपने एक गाना भी सुना होगा, छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना रे. सुना है आपने गाना? तो इसीलिए कानून ये कहता है कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए जाते. लेकिन यहां पे फिर से हम इस पॉइंट पे बहुत कुछ एनालिसिस, बहुत सारे डिसाइडेड केस मैं आपको बता सकती हूं, लेकिन आप ही के फ्लेवर का पॉइंट आपको बताती हूं कि जब माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है तो हम कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशनल्स हैं, तो हम अपनी कंपनी की बात जरूर लेके आते हैं, कंपनी एक्ट से कनेक्ट जरूर करते हैं. तो फिर तो माइनर कंपनी का मेंबर भी नहीं बन सकता. इसका मतलब माइनर कंपनी में शेयर्स भी नहीं ले सकता. क्या बोलोगे, यस और नो? जनरल रूल ये है कि नहीं. अब मैं यहां पे एक प्रोविजन को, आपको एक चीज और सिखाती हूं. पैसे तो आपने वैसे कम ही दिए, पर ज्यादा बात बता देती हूं, टेंशन ना लो. मैं 2 एक्ट में लेके चलती हूं आपको, मतलब एक पॉइंट को डबल एक्ट में कैसे लिंक करते हैं. इस पॉइंट को हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इस वाले पॉइंट को, माइनर वाले पॉइंट को 2 जगह लिंक करते हैं. वन इज अ कंपनीज एक्ट एंड सेकेंड वन इज अ पार्टनरशिप एक्ट. इसका मतलब एक माइनर तो कंपनी में शेयर्स भी होल्ड नहीं कर सकता. क्या प्लीज बातें नहीं करो पीछे, प्लीज बेटा कीप क्वाइट भाई, प्लीज भाई सब प्लीज.
अब आप मेरी बात सुनिए, इसका मतलब हमने कहा कि बच्चा जो है छोटा, वो तो कंपनी में शेयर होल्ड नहीं कर सकता। क्यों? कर सकता है या नहीं कर सकता? हम फ्लैट नो नहीं बोल सकते। अगर फुल्ली पेड शेयर है और यहां पे फिर मेजॉरिटी एक्ट भी पिक्चर में आता है और लीगल गार्जियंस के थ्रू होल्ड कर सकता है, तो इसका मतलब फ्लैट नो, सम एक्सेप्शंस आर देयर। और दूसरा प्रश्न आपके लिए, अगर आपने पार्टनरशिप एक्ट कभी पढ़ा है तो आपने सुना होगा कि पार्टनर्स, माइनर पार्टनर्स आर एडमिटेड इन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड जब बनती है तो वो भी एक एग्रीमेंट है। क्या आप मेरी बात से सहमत हो? बोलिए यस मैम। आवाज नहीं है, जोर से बोलो यस मैम। सहमत हो? जब पार्टनर्स पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करते हैं तो वो डीड होती है, आप पढ़ के आए होंगे, और वो डीड साइन करते हैं पार्टनर्स, तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। इसका मतलब माइनर पार्टनर भी नहीं बन सकता। बोलिए जल्दी से, फिर तो माइनर पार्टनर भी नहीं बन सकता। दो चीजें सिखा रही हूं। माइनर के पास कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं है, तो इसका मतलब माइनर तो फिर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर भी नहीं बन सकता। यस और नो? कम ऑन रिप्लाई। लाइव में जो बच्चे पार्टिसिपेट करें, लाइव में जो बच्चे फेस टू फेस के साथ पार्टिसिपेट करें, बच्चों, क्या माइनर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकता है? क्या रिप्लाई है? इसका मतलब आप तो इस सेक्शन का उल्लंघन कर रहे हो, सेक्शन नंबर 11 का, क्योंकि ये तो कहता है सिर्फ कैपेसिटी होनी चाहिए। माइनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिट किया जाता है। क्या किया जाता है? क्योंकि अगर माइनर पार्टनर बनता ना तो एक मेजर एक माइनर के साथ पार्टनरशिप बन जाती। कभी भी माइनर पार्टनर डायरेक्ट पार्टनरशिप फर्म नहीं चलाता। अगर ऑलरेडी फर्म चल रही है तो उसमें एडमिट किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है? एडमिट फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। क्या बोला मैंने? एडमिट फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर? यू ऑल क्लियर? पक्का पक्का, कच्चा कच्चा। दो एक्ट समझ के, वन इज अ कंपनीज एक्ट, सेकंड वन इज अ पार्टनरशिप एक्ट। अब आगे चलते हैं। इसका मतलब सेक्शन 11 जो आपका है वो एक चैप्टर में, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, जिसका थोड़ा सा हमने रेफरेंस लिया। कॉन्ट्रैक्ट सर्टेन होना चाहिए। कंसिडरेशन क्या रहेगा? लॉफुल, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लीगल फॉर्मेलिटीज। एफ और ए का मतलब है बच्चों फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब क्या है? आप जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और आपके कनपट्टी पे पिस्टल लगा ले, पिस्टल लगा के फोर्स करके आपसे कॉन्ट्रैक्ट कराया जा रहा है, क्या वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? आंसर इज नो। जहां पे कंसेंट फ्री नहीं होती हम उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब फ्री कंसेंट होगी। और फ्री कंसेंट कब बोलते हैं? अगर 5 चीजें नहीं है। अगर 5 चीजें नहीं है। CUMF, फिर से मैं बताना चाहूंगी, फ्री कंसेंट का मतलब बोला जाता है अ कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय फ्री थिंग्स। A consent is said to be free when it is not caused by a consent is said to be free when it is not caused by 5 थिंग्स। और देखो 5 थिंग्स का क्रक्स समझिए। CUMF। C फॉर होता है कोएर्शन। प्लीज बातें नहीं करो बेटा। अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगर आप लोग बीकॉम कर रहे होंगे तो वहां भी काम आएगा ये चैप्टर, है ना? बीकॉम में अगर आप पढ़ रहे हो, वैसे हमारी CS की डिग्री इक्वल टू PG डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट, है ना? पता है आपको ये बात? पर होती कहाँ है? बीकॉम करें ना और CS हो ना, तो ये तो वो वाली कहानी हो गई, ना घर के डॉट डॉट ना घाट के। समझ गए बात को बच्चे? मिस्टेक और मिसरिप्रेजेंटेशन। हेलो हेलो, प्लीज कीप क्वाइट।
मिस्टेक और मिस रिप्रेजेंटेशन, 5 चीजें हैं। कॉयशन, अंडर इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, मिस रिप्रेजेंटेशन, F4 फ्रॉड। क्यों? 1 2 3 3 4 और 1 5, M4 2 है ना, मिस्टेक और मिस रिप्रेजेंटेशन। इसी चीज चाहिए तो पैसे, नहीं तो हम भी आपके जैसे 5 है भाई, पूरे 5 है। मिस्टेक, मिस रिप्रेजेंटेशन। यहां तक बताइए किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो, यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम?